आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है तारीख पे तारीख, डेडलाइन के बाद डेडलाइन, हुकूमत को पहुंच न सकी ठेस, क्या ऑपोजिशन बदलेगी भेस? मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खुली कचहरी या अंजुमन सताइश बाहमी? कोरोना का इलाज दोस्त ने रख ली लाज, कौन उठाएगा फायदा, कौन भरेगा खराज? फिर महंगाई की शरह हो गई कम, तेल बिजली और गैस के बढ़ गए दाम, शरह कब तक रहेगी कायम? और फिर बात करेंगे कि इलेक्शन में धांधली या हुकूमत से नाराजगी, फौजी बगावत की वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऑपोजिशन की हुकूमत को दी गई एक और डेडलाइन खत्म हो गई है। वजीर आजम का इस्तीफा तो नहीं आया, जवाब आ गया है। वजीर आजम कहते हैं कि हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं है। वजीर आजम के सादा जवाब के बाद सवाल यह है कि अब ऑपोजिशन क्या करेगी? क्या हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए एक और तारीख दी जाएगी? क्या पीडीएम ऑपोजिशन पर दबाव डालने के लिए लॉन्ग मार्च का रास्ता इख्तियार करेगी या फिर पीडीएम इस्तीफों का बम चलाएगी? मगर सवाल तो यह भी है कि क्या यह रास्ते इख्तियार करना आसान है? क्या इस्तीफों का एटम बम चलेगा? शायद ऑपोजिशन ऐसी हमाकत नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें अपने ही 2014 में ऐवान में खड़े होकर अदा किए जाने अल्फाज याद हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी, उसको वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। शर्म नाम की, हया नाम की, गैरत नाम की, एहतराम नाम की, किसी चीज के से, हर चीज से आ रही हैं ये लोग। अब ये ख्वाजा आसिफ के वो तारीखी अल्फाज हैं जो उन्होंने उस वक्त अदा किए थे जब तहरीक इंसाफ इस्तीफे देने के बाद दोबारा ऐवान में आकर बैठ गई थी। तो साबित हुआ ना तो इस्तीफे आने वाले हैं और ना ही हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी के कोई इम्कानात हैं। तो फिर एक और सादा सा सवाल सर उठा रहा है कि होगा क्या, जिसका सादा जवाब वो हालिया मंजरनामा है जो दिखाई दे रहा है। इस वक्त हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों सेनेट इंतखाबात की जंग लड़ने को तैयार है। सेनेट में वफादारियां बदलने के लिए बोलियां भी लग रही हैं, बैग भी तैयार है, यानी हॉर्स ट्रेडिंग और खरीदो फरोख्त एक बार फिर होगी, जिसका इंदिया खुद इमरान और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हमारे प्रोग्राम में दिया था। सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबलीज के रेट्स लगते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए। अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं। सेनेट के अदारे में इस कमरे में हल्फ पे 65 लोग हैं, इस कमरे में 44 रह जाते हैं, तो क्या बातें कर रहे हैं आप? फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ खरीदो फरोख्त नहीं होगी, यहाँ मंडी लगेगी, भाव निकलेंगे। बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान, हुकूमत को इस बात का इदराक है कि सेनेट में मंडी लगेगी, खरीदो फरोख्त होगी, बोलियां लगाई जाएंगी, ओपन बैलेट की बात कर दी है, लेकिन ऑपोजिशन ओपन बैलेट के लिए भी तैयार नहीं है। हुकूमत मजीद कॉन्फिडेंट हो रही है। ऑपोजिशन ऐसी हुकूमत को दाम में लाने के लिए क्या करेगी और आइंदा का लाहमिल क्या होगा? इन तमाम तर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ऑपोजिशन की हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है, अब ऑपोजिशन एक और डेडलाइन देगी या फिर कोई एटम बम चलाने के मूड में है? जी देखिए, हमने हुकूमत को एक डेडलाइन दी थी कि उससे पहले वो मुस्ताफ़ी हो जाएं और उनके लिए पुरअमन रास्ता था। उन्होंने ये इंतखाब किया है कि वो अपने मौक़िफ़ पर या ढिठाई के साथ नाकामी के बावजूद इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे। तो अब 4 फरवरी को अपोजिशन का सरबराही इजलास है। इसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से फ़ैसला हम कोई ऐलान करेंगे और मेरा ख्याल है कि जब ये लॉन्ग मार्च होगा तो आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला ऐसा लॉन्ग मार्च है कि जिसमें हर तबका शरीक होगा, पूरे मुल्क के हर हिस्से से लोग आएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत को निकालने या किसी हुकूमत को लाने का लॉन्ग मार्च नहीं है। ये लॉन्ग मार्च इस मुल्क के निज़ाम को बदलने और उसको वंस फॉर ऑल ठीक करने का लॉन्ग मार्च है। इसकी मिसाल कुछ आप जजेस मूवमेंट से कर सकते हैं कि जिसमें हर तबका फ़िक्र शरीक हुआ था और उन्होंने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद की थी। अब इस मुल्क में वोट की हुर्मत और इस मुल्क को अवाम की नुमाइंदगी के ज़रिए, अवाम की उमंगों के ज़रिए चलाने के लिए एक फ़ैसला कौन मरला आएगा और उसमें इंशाअल्लाह ताला हर शहरी शरीक होगा। अच्छा ऐसा साहब, आप इस लॉन्ग मार्च की जो मूवमेंट है उसको जजेस मूवमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये फरमाइएगा कि लॉन्ग मार्च सेनेट इंतखाब से पहले होगा या सेनेट इंतखाब के बाद स्केड्यूल करेंगे आप? जी, लॉन्ग मार्च तो जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि सेनेट के इंतखाब के बाद होगा, चूँकि सेनेट का इंतखाब मार्च के गालबन पहले हफ्ते में तय है और या उसका ऐलान मुतवक्के है।
तो जो ही सेनेट का इंतखाब मुकम्मल होगा उसके बाद कोई मुनासिब ऐलान किया जाएगा, और इस बारे में जो भी हतमी फ़ैसला है वो 4 तारीख को PDM का सरबराही इजलास करेगा। अच्छा, ऐसा मुझे याद है 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान किया था इस्तीफे देने का, इस्तीफे दे के फिर उसके बाद जब वापस ईवान में आने पड़ा तो ख्वाजा आसिफ के वो तारीखी जुमले मुझे याद है जिसमें उन्होंने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तजर्बे से भी ऑपोजिशन ने सीखा है। देखिए, हम जो भी ऐलान करते हैं या जो भी फ़ैसला करते हैं उसको बहुत मुशावरत के बाद, डिस्कशन के बाद करते हैं, और फिर जो फ़ैसला होता है वो इत्तफ़ाक़ राय से होता है और वो पुख्ता फ़ैसला होता है। तो इसीलिए जो अगले हमारे मराइल हैं वो भी आपस की मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से होंगे, और आप देखिएगा कि जो PDM की जद्दोजहद है ये नाकाम होने वाली नहीं है, चूँकि ये पाकिस्तान के फ्यूचर की जद्दोजहद है। अगर खुदा ना खास्ता हमारी जद्दोजहद नाकाम होती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में फिर आज हाइब्रिड है, कल को पता नहीं ट्राइब्रिड होगा, फिर क्वाड्रिब्रिड होगा, किस किस्म के निज़ाम आएंगे और इस मुल्क को खोखला कर देंगे। इस मुल्क में सिर्फ एक ही निज़ाम दरकार है, वो आइनी हुक्मरानी का है। इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का, रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलाने का, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के साथ चलाने का। तो ये इन असूलों के लिए जद्दोजहद है जिसमें वो सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेज इकट्ठी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ती हैं, लेकिन इन बुनियादी असूलों के ऊपर, इस बुनियाद और असास के ऊपर वो सब इकट्ठे हैं, और इसलिए मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जरूर कामयाब हो। लेकिन ऐसा अभी तो आप सिस्टम का हिस्सा है, आप पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, आप बाई इलेक्शंस भी कंटेस्ट कर रहे हैं, आप सेनेट इंतखाब भी लड़ने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने सेनेट इंतखाब से मुताल्लिक कहा उनको इदराक है कि बोलियां भी लग रही हैं, खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी होगा। उनके वज़रा भी ये कह रहे हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इन बोलियों से, इन खरीदो फरोख्त से कोई मसला नहीं है? देखिए, ये बोलियां नहीं लग रही। असल बात यह है कि इमरान साहब को जो अभी सेनेट के इंतखाबात का इतना दर्द आया है, जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक थी तो यही इमरान खान साहब हैं कि जिन्होंने उस वक्त फ्लोर क्रॉसिंग कराई थी, हॉर्स ट्रेडिंग की थी और अपोजिशन के 64 वोटों को 50 या 52 बनाया था। उस वक्त इनके ये असूल कहाँ गए थे? असल बात यह है कि कुछ ऐसे इमरान खान साहब अपने दोस्तों को सेनेट में लाना चाहते हैं जिनके लिए उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके अपने अरकान असम्बली उन लोगों को वोट नहीं देना चाहते। इमरान खान साहब अपने दोस्तों को मुसल्लत कर रहे हैं। दिस पैकेज इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान। कुछ लोगों को वो सेनेट का मेंबर बनवाना चाहते हैं, कुछ लोगों को वो डिस्क्वालिफिकेशन से, जो कि अदालत में तकरीबन उनके करीब है, आखिरी मरहले में है, उससे बचाने के लिए कानून को तरमीम लाना चाहते हैं। तो लिहाजा जो फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान है उनको आइन के ऊपर नहीं किया जा सकता कि आइन इसलिए तब्दील कर दिया जाए कि इमरान खान साहब अपने दोस्तों को नवाजना चाहते हैं। ऐसा ये बड़ी बात आप कर रहे हैं कि इमरान खान साहब एक सर्टेन ग्रुप है, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए कुछ कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अल्टीमेटली अगर सेनेट इंतखाब ओपन बैलेट से होता है तो फायदा होगा? क्योंकि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी जिसकी जानिब आपने इशारा किया है, उसका घाव तो अभी भी ताज़ा है। देखिए, हमने ये कहा है कि हम ज़रूर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनके हक़ में हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ यह है कि 2018 में जिस तरह का इलेक्शन हुआ, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा इलेक्शन दोबारा हुआ तो पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक और मुतनाज़ा और धांधली शुदा इलेक्शन हो। लिहाजा अगर हुकूमत संजीदा है तो उसे कॉम्प्रीहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज लाना चाहिए। ये नहीं है कि वो पीस मील रिफॉर्म लाए, जहाँ उसको सूट करता है रिफॉर्म ले आए, जहाँ उसे सूट नहीं करता है, जहाँ उसे ख़तरा लगता है कि हमारी धांधली नहीं हो सकेगी, उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दे। अगर हुकूमत वाकई ही संजीदा होती तो वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती जैसे हमने अपने दौर में बनाई है, उसमें तमाम जमातों को मेंबर बनाती और उनके सामने एक जामे इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज बनाने का मैंडेट देती उन्हें और पेश करती अपनी तजावीज़। लेकिन हुकूमत चाहती है कि सिर्फ जो उनके लिए सूदमंद चीज़ें हैं वो हो जाएं, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाए। तो हम किसी पीस मील काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगर हुकूमत एक जामे इंतखाबी इस्लाहात पैकेज को लाए तो उस पर हम जरूर गौर कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये सब तो इनके दोस्तों को नवाजने का बहाना है। ऐसा गुज़श्ता दिनों हुकूमत के कुछ लोग जब ऑपोजिशन चेंबर में आए थे तो उस वक्त वो क्या आपके लिए ऑफर लेकर आए थे? उस वक्त उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म से मुताल्लिक या सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुताल्लिक, पार्लियामान को चलाने से मुताल्लिक कुछ बातें नहीं की थी? जी, उन्होंने ये कहा था कि हम पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं और यकीनन हमारा तर्ज अमल मुख्तलिफ होगा,
लेकिन आपने असेंबली के पिछले इजलास में देख लिया कि स्पीकर का क्या तर्ज अमल था। स्पीकर बदस्तूर एक इमरान खान के जियाले बनकर हुकूमत को मौका देते हैं कि वो अपोजिशन की किरदार कुशी करे, अपोजिशन को हुकूमती वज़रा गालियाँ निकालें, और जब कोई अपोजिशन का रुकन या लीडर बात करने का मौका मिलता है उसका माइक बंद कर दिया जाता है, उसे बात नहीं करने दी जाती। तो ये फिर कोई पीटीआई क्लब तो नहीं है, ये कौमी असम्बली है। जितना हक वहाँ पे ट्रेजरी बेंचेस के लोगों को बात करने का है उतना ही हक हमारे पास भी है। अगर आप अपोजिशन को पढ़ने वाले पॉपुलर वोट देखें तो वो हुक्मरान जमात से ज़्यादा वोट हैं हमारे पास, हम ज़्यादा लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन वहाँ हमारी आवाज़ें दबा दी गई हैं, हम बात नहीं कर सकते, तमाम कार्रवाई बुलडोज की जाती है और जो हमारे एतराज़ात हैं उन्हें मुस्तरद कर दिया जाता है, वो बदस्तूर वैसे ही चल रहा है। तो जिससे साफ लगता है कि हुकूमत की नीयत इस निज़ाम को चलाने की नहीं है। हुकूमत एक फैशिस्ट स्टेट बनाना चाहती है जहाँ वन पार्टी रूल हो, जहाँ पे उसकी डिक्टेटरशिप हो। इस चीज़ को हम कभी कबूल ना करेंगे, ना इंशाल्लाह होने देंगे। ऐसा हुकूमती लोग आपसे राब्ता करते हैं तो आप कहते हैं कि हुकूमती वफ्द आया था, एनआरओ मांग रहा था। जब आप लोग हुकूमत के पास जाते हैं तो हुकूमत कहती है कि ऑपोजिशन के चंद लोग एनआरओ मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये ऐवान तो नहीं चल पाएगा, ना वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो ठीक तरीके से बढ़ेगा, ना पार्लियामेंट डेमोक्रेसी फले फूलेगी, बल्कि ये तो इसी तरह से डिस्कोर्स सेटल नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए, दुनिया भर में जो निज़ाम है उसे चलाने की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है, और ये बात हम हुकूमत के जो अकाबरीन हैं उन्हें कई दफ़ा बता चुके हैं कि अपोजिशन का काम तनकीद करना होता है, हुकूमत का काम उस तनकीद को बर्दाश्त करना होता है। अगर अपोजिशन तनकीद करे और हुकूमत उस पर बजाय पानी छिड़कने के मज़ीद पेट्रोल छिड़केगी तो वहाँ तो आग ही लगेगी ना। ये हुकूमत नफ्सियाती तौर पे अभी तक साइकोलॉजिकली डी चौक से आगे ग्रेजुएट नहीं कर सकी। अच्छा, ऐसा एक तासुर है कि इस तमाम तर मामले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला तो बड़ी हद तक मैच्योर हो चुके हैं या मैनेज हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बंद गली की जानिब जा रही है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी बंद गली की तरफ नहीं जा रही। हम एक असूली नज़रियाती जद्दोजहद की तरफ बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो बंदोबस्त की सियासत पहले होती रही है उसी तरह की बंदोबस्त की सियासत दोबारा की जाए। अगर हम एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं तो हमारी जद्दोजहद इसलिए नहीं है कि एक और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बनकर हम बैठ जाएं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के निज़ाम को अब बुनियादी तौर पे दुरुस्त बुनियादों पे खड़ा किया जाए, जो आइनी बुनियादें हैं, जो कायदे आज़म का विजन था। ये 72 साल से जो हमारे यहाँ एक हाइब्रिड सिस्टम या मार्शल लॉ का निज़ाम चल रहा है उसने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसके असल और सोल गार्डियन पाकिस्तान के अवाम हैं। जब पाकिस्तान के अवाम किसी पॉलिसी की पुष्ट पे नहीं होंगे, किसी निज़ाम की पुष्ट के ऊपर नहीं होंगे, तो आप दुनिया भर के टैंक और तोपें ले आएँ, आप पाकिस्तान का दिफा नहीं कर सकेंगे। मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हुआ था? जब वहाँ के अवाम हमारी फ़ौज की पुष्ट पे नहीं थे तो हमारी फ़ौज को किस हज़ीमत का सामना करना पड़ा। फ़ौज भी मजबूत तब होती है, दिफा भी मजबूत तब होता है जब उसकी पुष्ट के ऊपर अवाम की ताकत हो। तो लिहाजा ये आइन जो है ये तमाम इदारों को आपस में परोता है। ऐसा देखिए, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बड़े मोतबर सियासतदान हैं, और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसा हमारी सियासी कल्चर के अंदर ये जो गालम गलोच का कल्चर फरोग पा रहा है। हमें याद है इमरान खान साहब जब कंटेनर पर खड़े होते थे 2014-15 के अंदर, तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी को कैसे ललकारते थे, किसको किसकी गर्दन से पकड़ते थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 रोज पहले हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कुछ ऐसे ही अल्फाज सुने हैं। ठीक है कि वो कब्जा माफिया कह रहे हैं, बिल्डोजर चला रहे हैं, वो अराजी वागुजार भी करा रहे हैं, लेकिन जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब दे रही है, लग रहा है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और गैर पार्लिमानी अल्फाज जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ ब्यूरोक्रेसी को भी ललकारा जा रहा है और लिस्टें बनाने की बात की जा रही है, धमकी आमेज लहजा भी दिखाई दे रहा है। मेरे भाई, हमारे 5 सालों में किसी पीटीआई के लीडर के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की हमने, और जानबूझ के नहीं की, हम कर सकते थे। ऐसा वक्त बड़ा हमें ना, सेनेट इंतखाब से पहले जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि सेनेट से पहले आपके कुछ लोगों को मैसेज दिया जा रहा है और आपके वोटर्स को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली? देखिए, ये पिछले मुसलसल 1.5 साल से कोशिश हो रही है, लेकिन मैं सलाम करना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को और पार्टी के तमाम ओहदेदारों कारकुनों को। ये हमारा एक काउंसलर तक नहीं तोड़ सके, और ये इंशाअल्लाह ताला पार्टी अब मुत्तहद है, क्योंकि ये एक नज़रिए पे खड़ी है और पाकिस्तान के अवाम की हमायत इसकी पुष्ट के ऊपर है। और सबको पता है कि पाकिस्तान के अवाम
क्या चाहते हैं, लोगों की मंशा क्या है, लोगों की उमंगें क्या हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला ये जो हथकंडे माजी के थे ये कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। ऑपोजिशन और हुकूमत का जोड़ अब सेनेट इंतखाबात में पड़ने वाला है। सवाल पैदा होता है कि सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल करेगी या ऑपोजिशन की बरतरी कायम रहेगी। अगर शफाफ सेनेट इंतखाबात होते हैं तो किसका पलड़ा भारी रहता है, इसका जायजा आपके सामने रखता है। अगर इस बार सेनेट इंतखाबात गैर जानिबदार होते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा कर दिया जाता है, तो मार्च में एक हंग पार्लियामेंट बनेगी, एक हंग सेनेट दिखाई देगी, यानी किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं होगी। ये कैसे होगा, ये आपके सामने आदाद शुमार की सूरत रखता है। 11 मार्च को 104 अराकीन के ऐवान में से 50% यानी 52 सेनेटर्स अपनी 6 साल मुद्दत पूरी होने के बाद रिटायर होने को तैयार है। ताहम इस मरतबा साबिक वफाक के ज़रिए इंतमाम कबाइली इलाकों यानी फाटा के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से इंजमाम के बाद, मर्जर होने के बाद वहां की 4 नशस्तों के लिए इंतखाब नहीं होगा। यानी इस बार 52 की बजाय 48 सेनेटर्स के इंतखाब के लिए पोलिंग होगी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में से 12-12, पंजाब और सिंध से 11-11 और 2 इस्लामाबाद से होंगी। पोलिंग जनरल नशस्तों पर 7 अरकान, चारों सूबों में 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स के इंतखाबात के लिए होगी। इसके अलावा केपी और बलूचिस्तान में एक अक़लियती नशस्त पर भी इंतखाब होगा। हुकूमत की कोशिश है कि सेनेट इंतखाबात के लिए शो ऑफ हैंड तरीकाकार अपनाया जाए, लेकिन ऑपोजिशन इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल इस मामले को हुकूमत के खौफ कर रही है, इनकार कर रही है। सेनेट इंतखाबात के लिए जो भी तरीकाकार अपनाया जाता है, तमाम असम्बलियों में पार्टी पोजीशन की बुनियाद पर हिसाब से यह जाहिर होता है कि अगर तमाम कानून साज अपनी मुतल्लिका पार्टी पॉलिसी और अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देते हैं तो हुक्मरान जमात यानी पीटीआई को 21 नशस्तें मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 21 नशस्तें हासिल कर पाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बीएपी 6 नशस्तें और मुस्लिम लीग नून 5 नशस्तें जीत सकती है। अगर ये हो गया तो पीटीआई नए सेनेट में 28 सेनेटर्स के साथ अकेली सबसे बड़ी जमात बन जाएगी, जिसके बाद दूसरे नंबर पर 19 नशस्तों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 17 के साथ मुस्लिम लीग नून और 13 के साथ बीएपी मौजूद होगी। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाब में अपने इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, जिसके बाद पंजाब से काफ लीग के 2 उम्मीदवार सेनेट में जा सकते हैं। बताया जा रहा है कामिल अली आगा को टिकट दिए जाने का इम्कान है। इसी तरह अगर ऑपोजिशन जमातें भी सीट एडजस्टमेंट करें तो सेनेट में पार्टी पोजीशन मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन केपी से तहरीक इंसाफ के क्लीन स्वीप की मुकम्मल उम्मीद जाहिर की जा रही है। कभी इम्कान आते हैं और नायब गालिब इम्कान भी ये है कि पीटीआई सूबे से कम 10 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। सूबे से जेयूआई और एएनपी एक नशस्त मिलने के उनको इम्कान हैं कि वो एक नशस्त हासिल कर पाएंगे। अगर दीगर सूबों का जायजा लिया जाए तो पंजाब से पीटीआई 4 जनरल नशस्तों समेत 6 नशस्तें जीत सकती है। इसी तरह उसे सिंध से 2 और बलूचिस्तान से 1 नशस्त के अलावा इस्लामाबाद से दोनों नशस्तें जीतने की तवक्को भी है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून को तवक्को है कि वो सिर्फ पंजाब से अपने सेनेटर्स मुंतखब होता देखेगी, जबकि पीपल्स पार्टी भी इस मरतबा सिर्फ सिंध से नुमाइंदगी हासिल करेगी, जहां वो 2008 से इक़्तिदार में है। शहरी सिंध से एमक्यूएम सिंध असम्बली में अपने 21 एमपीएस की बदौलत 1 जनरल नशस्त आसानी से हासिल कर सकती है। ताम पार्टी के लिए मजीद नशस्तें उसकी पीटीआई और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए के साथ समझौते पर इन्हिसार करती हैं, क्योंकि दोनों जमातें मरकज में हुक्मरान जमात के इत्तेहाद का हिस्सा है। सेनेट मिशन है जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिशन पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और यकीनन हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। अब इसमें जीत का हुमा किसके सर बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मीर रियासत की खुली कचहरी में आम आदमी क्यों नहीं था। मीर रियासत ने आज खुली कचहरी लगाई है, इस खुली कचहरी का जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज मीर रियासत वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया मोहतरम इमरान खान ने खुली कचहरी लगाई। तवक्को थी कि आज मीर रियासत के दर पर एक आम आदमी अपना मुकदमा पेश करेगा। आज वजीर आज़म हाउस की जंजीर अदलनुमा टेलीफोन लाइनें भूख, गुर्बत और मसाइल की दलदल में फंसे आम पाकिस्तानी की चीखों से लरज़ उठेंगी। यकीन था कि आज कोई सहाफ़ी कैमरा लेकर नए पाकिस्तान का सवाल आम आदमी से नहीं पूछेगा, बल्कि आम आदमी ही सवाल करेगा कि कहाँ है उसका नया पाकिस्तान। लेकिन आज टेलीफोन कॉल सुनकर ऐसे महसूस होने लगा कि पाकिस्तान का मसला गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, रोटी, कपड़ा और बुनियादी ज़रूरत की अशिया नहीं है, बल्कि आज का पाकिस्तानी सियासी सिफारती मामलात से ज़्यादा बाखबर है। आज के पाकिस्तानी को रोटी से ज़्यादा सियासी उमूर पर दस्तरस हासिल है। आज के पाकिस्तानी को महंगे आटे और चीनी से ज़्यादा अहम ब्रॉडशीट का मामला है।
मीर रियासत की सोती जंजीर अतल किसी बेरोजगार पाकिस्तानी की आवाज से तो ना गूंजी, लेकिन आज मीर रियासत के दरबार में माशी उमूर के माहिरीन के सवालात जरूर सुनाई दिए। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आवाम से तवील गुफ्तो-शुनीद एक अच्छा कदम है। क्या ये अच्छा होता है कि इस गुफ्तो-शुनीद में आम आदमी की सदा भी सुनाई देती। बारकैफ कौन लोग थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ नंबर्स हैं, हमने तो बड़ा कॉल मिलाने की कोशिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहब आपके वक्त के लिए। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पब्लिक कॉल रिसीव किए। बड़ी अच्छी बात है कि आवाम को सुना है, लेकिन हमारी टीम ने तो तकरीबन मैंने लिख कर रखा है या 55 दफ़ा कॉल की है, 55 टाइम्स। पता नहीं वो कौन से खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी कॉल्स लगी आज। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने डायरेक्टली अवाम के साथ कांटेक्ट स्टार्ट किया है। और जाहिर है ये फर्स्ट टाइम था, और फर्स्ट टाइम में आपको अंदाज़ा है कि कितने लोग थे जो खान साहब से बात करना चाह रहे होंगे। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये अवाम के साथ जो हमारा एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान साहब का बात करने का, ये कंटिन्यू रहेगा। और इंशाअल्लाह सारे जो हैं सबको मौका मिलेगा अपनी गुजारिशात और अपनी जो भी चीजें हैं वो अपने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर। तो आलिया साहब, फर्स्ट फेज में किन लोगों को मौका दिया गया है? कोई खास क्राइटेरिया था इस हवाले से? नहीं जी, देखें क्राइटेरिया सिर्फ जिन की लाइंस मिल रही थी, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं था। आम आवाम के लिए इस दफा पहली दफा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, और ये इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तानी अवाम नहीं है, ये कोई बाहर से अवाम बात कर रही है, जहां उनको पता ही नहीं है कि पब्लिक के इश्यूज हैं क्या रियल। नहीं, ऐसी कोई चीज भी नहीं है। मेरे ख्याल में जितने इश्यूज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को पता है और किसी को भी नहीं पता, और पहले वजीर आजम है जिन्हें उनको बिल्कुल पता होगा। मैं कह रहा हूँ पब्लिक को पता ही नहीं है शायद या तो वो पब्लिक इंटरैक्ट नहीं कर रही थी जिनके इश्यूज हैं। पब्लिक हमारी ही पब्लिक है, और हमारी ही पब्लिक को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। देखें, हमने सबसे पहले तो आज जो सुबह का आगाज हुआ है, सुबह का आगाज ये कितनी अच्छी खबर के साथ हुआ है कि 4 करोड़ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आज से 10 लाख का सेहत इंसाफ कार्ड की इंश्योरेंस से जारी हुआ है। तो आज तो दिन ही अवाम का था, और ये सबसे बड़ा दिन था। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि देखें, जो ये ताने हमें देते थे, हम अवाम के साथ कनेक्टेड हैं, हम अवाम के साथ हमारा है। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि आज जो प्राइम मिनिस्टर ने एक्टिविटी की है, इसमें किन इश्यूज का रिड्रेसल हुआ है, या किन को फोन कॉल्स करके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि भाई ये इश्यूज है, अगर अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, किबला दुरुस्त नहीं होगा, तो फिर मअतलियां हो जाएंगी या चेंजेस आएंगी बड़े पैमाने पर? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक इतनी सी चीज बता दूं, अवाम के जो भी इश्यूज थे, जो भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कहे हैं, फौरी तौर पर हर एक इशू का नोटिस लिया गया, हर एक इशू के ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, और सब आप लोगों तक कम्युनिकेट हो जाएगा। अच्छा आलिया हमजा साहिबा, क्योंकि अच्छा चले एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, क्योंकि सेनेट इंतखाबात का दौर है, इमरान खान साहब को भी पता है कि बोलियां लग रही हैं, बैग तैयार हैं, लोग बिकेंगे और खरीदने वाले भी मार्केट के अंदर हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपके खास तौर पे लोग, जब 20 MPs का तज़किरा किया जाता है केपी में, उनको पकड़ा आपने और उसके बाद जो है वो एक्शन लिया गया। खान साहब को पता है 50-50 करोड़ इन 20 MPs को मिला, तो तकरीबन 500 करोड़ बनता है। सबसे पहले ये रकम तो रिकवर कराए ना। देखिए, मेरी एक बात सुने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इलेक्शन से फौरी तौर पर पहले इन 20 MPs को निकाला। नहीं, वो हो गया, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो रकम कहाँ है, वो पैसे कहाँ है जो इनसे रिकवर? नहीं, देखिए, इसमें यही तो बात समझने की है कि ये सिर्फ ऐसा है कि नहीं, सिर्फ ऐसा हुआ नहीं। एक इलेक्शन से पहले जब आपको अपनी हुकूमत की फिक्र होनी चाहिए, एक लीडर ने एक बोल्ड स्टेप किया। हालांकि उसके अगेंस्ट सेनेट के इलेक्शन में जब सादिक संजरानी साहब का इलेक्शन था, तो किस तरह मेरा ख्याल है मैं अपना सवाल समझा नहीं पाया आपको। मेरा सवाल बड़ा सादा है आलिया साहिबा, मैं कह रहा हूं कि वो 500 करोड़ की रकम कहाँ है? देखो रेहान, बड़ा सादा सा सवाल का जवाब यही दे रही हूँ कि इतनी करेक्ट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि 500 करोड़ का है, एन इलेक्शन से पहले निकाल भी सकते हैं। प्लस अगर इतनी करेज पीपल्स पार्टी और PMLN में होती, तो उनके जो सेनेटर्स बिके थे, जिन्होंने सादिक संजरानी साहब, मैं पूछ रहा हूँ वो 500 करोड़ का है। देखिए, मेरी एक बात सुने, वो 500 करोड़ तो एक बाद की चीज है, वो भी उन लोगों से कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस चीज पे मैं यही तो कहती हूँ, बात होती है किसी का कि कोई लीडर कितना बोल्ड डिसीजन करता है, कितने प्रिंसिपल्स पे खड़ा होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक हमारे साथ मौजूद थी। अब एक और मामले की जानिब बढ़ते हैं। चीन ने एक बार फिर दोस्त होने का किरदार अदा कर दिया है।
कोरोना वबा से निपटने के लिए सबसे आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद की है। अपना तिब्बी अमला पाकिस्तान भेजा है आज, जबकि कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए तरक्याफ्ता ममालिक भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। अमीर ममालिक बड़े पैमाने पर वैक्सीन खरीद रहे हैं, लेकिन चीन दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ा है। पाकिस्तान को 5 लाख वैक्सीन की खेप पहुंचा दी गई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वैक्सीन की अतिया पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अब सवाल पैदा होता है कि ये वैक्सीन किसे मिलेगी, वैक्सीन के हुसूल का तरीकाकार क्या होगा, एक आम पाकिस्तानी को वैक्सीन की सहूलत कब मैसर आएगी। कोरोना वैक्सीन की तकसीम, रजिस्ट्रेशन और निगरानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC करेगी। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया गया है। वैक्सीन लगाने के लिए जिले और तहसील की सतह पर खुसूसी मराकज़ कायम किए गए हैं। सबसे पहले मरहले पर सेहत के अमले को वैक्सीन, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या सेहत के अमले के लिए चीन की अतिया करदा वैक्सीन काफ़ी होगी। इसका जायजा आपके सामने रखते हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की कुल तादाद 2,33,261 है, जबकि 24,930 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट अपने फराइज सरंजाम दे रहे हैं। इसी तरह हेल्थ केयर के शोबे में सफ़े अव्वल में काम करने वाली नर्सेज की तादाद 1,12,123 है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 41,810 मिडवाइफ्स जबकि 20,565 लेडी हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। डिस्पेंसर्स, वैक्सीनेटर्स और दीगर तिबी अमले का जायजा लिया जाए तो इनकी तादाद 3,10,000 है। यानी तिब के शोबे से वाबस्ता अफराद की तादाद 7,42,689 हो चुकी है। यानी अतिया करदा वैक्सीन मुल्क के लिए भी नाकाफी है। हुकूमत के मुताबिक दूसरे मरहले पर उम्र रसीदा अफराद यानी 60 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन के कौमी इदारे EPI के मुताबिक उन्होंने नादरा से डेटा हासिल किया है, लेकिन इस हवाले से जब सेहत हेल्पलाइन से रब्ता किया गया है तो उनके मुताबिक उन्हें हुक्काम की जानिब से कोई भी डेटा फराहम नहीं किया गया। अब आखिरी बारी आएगी 18 साल से 60 साल तक के अफराद की, लेकिन ताहाल इन अफराद का कोई डेटा इकट्ठा किया गया और ना ही इन अफराद के हवाले से कोई गाइडलाइन वज़ा की गई है। अब सवाल पैदा होता है कि एक आम आदमी खुद को रजिस्टर करेगा। इसके लिए सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन से कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 116 पर मैसेज करेंगे, जिसके बाद आपके घर के करीब तरीन मौजूद वैक्सीन सेंटर का एड्रेस आपको भेजा जाएगा। जिस वक्त आपके सेंटर पर वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी उसी वक्त आपको वैक्सीन लगाने का वक्त बताया जाएगा। साथ ही आपके मोबाइल पर एक कोड भी भेजा जाएगा। अगर आप अपने वैक्सीन सेंटर नहीं जा सकते तो आप 1166 पर कॉल करके अपना सेंटर तब्दील करा सकते हैं। अब याद रखें कि आपको वैक्सीन बताएगी तारीख और वक्त पर जाना होगा, यानी जो वक्त दिया गया होगा मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा तारीख पर आप इस सेंटर में पहुंचेंगे। इस वक्त कोरोना वैक्सीन के मामले पर कई सवालात भी उठ रहे हैं। आज वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खदशे का इजहार किया है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए शहरी अपनी मर्जी से वैक्सीन लगाएं, अपनी जिम्मेदारी पर वैक्सीनेशन कराएं। इस हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने क्या कहा है उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सबसे बड़ी ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगाएगा, कोई जबरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, वजह यह है कि ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है कि जो बहुत ज्यादा कमजोर लोग थे, बूढ़े लोग थे बाहर के मुल्कों में, उनको लगी, उनमें से कुछ की तकलीफ होगी। अच्छा, ये बताएं। अब जरूरत इस सबर की है कि कोरोना वैक्सीन के मामले पर दीगर माशरों और ममालिक की तरह तनाजात का शिकार होने की बजाय कौमी बयानिया तश्कील दिया जाए। सरकारी अहदेदारों और वज़रा को बयानबाजी में एहतियात करते हुए अवाम का एतमाद बहाल करने पर फोकस करना चाहिए, तभी पाकिस्तान कोरोना फ्री मुल्क बन पाएगा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हुकूमत महंगाई खत्म करने में नाकाम क्यों रही है। क्या वाकई महंगाई खत्म होने जा रही है, ये सिर्फ महज बातें और दावे किए जा रहे हैं। इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। नए साल के पहले माह के इख्तिताम पर यानी जनवरी के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम को खुशखबरी सुनाई कि महंगाई की शरह इस सतह से नीचे आ गई है जो उनकी हुकूमत के संभालने के वक्त थी। वज़ीर आज़म ने अपनी माशी टीम को भी महंगाई पर काबू पाने की हिदायत की है। उधर इदारे शुमारियात ने जनवरी 2021 में महंगाई की शरह के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई की शरह गुज़श्ता माह की 8% के मुकाबले में कम होकर 5.65% रही है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम महंगाई कम होने के दावे कर रही हैं। ये बहुत हौसला अफजा बात है कि 5.7% के ऊपर इन्फ्लेशन आ गई है, लेकिन क्या इसको रिटेन कर पाएंगे या नहीं, इस आम सवाल पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब, बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता 2 साल में जो इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त इंतहाई कम सतह पर दिखाई दे रहा है, तकरीबन 5.7% है, जिसकी बुनियादी वजह जो पेरिशेबल फूड आइटम्स है उनकी स्मूथ सप्लाई है और गुज़श्ता साल इसी माह के अंदर जो है महंगाई की बुलंद तरीन सतह होना भी है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये इस सतह पर रिटेन रह पाएगी, क्या बरकरार रह पाएगी 5.7% पर?
देखें, बात यह है कि कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रहनुमा हुई हैं और आपको पता है लॉकडाउन हुए, लॉकडाउन के बाद जो है जितना भी जो दुनिया की फैक्ट्रीज थी, यानी कि फैक्ट्री से मतलब कारखाने नहीं, जितनी भी ज़राअत थी, खेत खलियान थे, सब कुछ थी, सब ने अपने आप को जो है मतलब एक नई स्पेस पे चले गए थे। तो उसको हमने देखा कि उसका जो इम्पैक्ट था वो साल के आखिरी 3 महीने में नजर आया और खास तौर पे खाने पीने की चीजें जितनी भी थी दुनिया में, वो जो है वो उनमें जो है हमने पूरी दुनिया में जो है फूड प्राइसेस में जो है ना एक तेजी देखी। तो उसकी एक बुनियादी वजह थी फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि हर आदमी ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी जब लॉकडाउन होने शुरू हुए। फिर इसी तरीके से आदमियों के बाद उन ममालिक ने अपने जो है ना फूड रिजर्व बनाए। अगर आप मैं पिछले जो एक चार्ट देख रहा था, डाटा देख रहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा फूड की होर्डिंग पिछले साल के आखिर में चाइना ने की है और पूरी दुनिया से खाना जहां जहां उसको मिलता रहा उसने खरीदा और जो एक्सपोर्ट भी नहीं किया। और इंडिया जैसे मुल्क ने भी जो है बहुत सारा जो है अनाज दुनिया से जमा किया और खरीदा। तो वो एक बुनियादी वजह बनी और हमने देखा कि हमारे पड़ोस ममालिक में भी प्याज, टमाटर, आलू, वहां पे भी जो है कीमतें आसमान को छूने लग गई। और फिर पाकिस्तान में अगर आपको याद होगा अगस्त सितंबर में बहुत बारिश हुई थी, कराची तो लिटरली डूब गया था और सिंध में भी हुई, पंजाब में भी, तो उससे फसलें भी काफी खराब हुई। तो वो फैक्टर बना जो है प्राइसेस यहाँ पे जो है कीमतें एकदम तेज हो गई थी। फिर दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ जो है सब्जियों की और इनकी फसलें आना शुरू हो जाती हैं। तो आप जनवरी का महीना देखें, इसमें खाने पीने की अशिया में 2.7% कमी आई है। और इसमें जो मेजर चीजें थी जैसे गंदम, आटा हो गया, चीनी हो गई, सब्जियां हो गई, अंडे हो गए, मुर्गी हो गई, ये नीचे आए। लेकिन हमने ये भी देखा कि जनवरी के महीने में जो है खुद में भी तेल जो है खाने का, उसकी कीमतों में एक मतलब बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। लेकिन सब आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन्फ्लेशन बिलाखिर बढ़नी है और ये डबल डिजिट्स में चली जाएगी? देखिए, हमारी जो इन्फ्लेशन है उसकी बास्केट जो है उसमें जो फूड है वो 40% है। उसके बाद जो दूसरा है वो हाउसिंग है, यानी लोगों का किराया या कंस्ट्रक्शन। तो ये दो मिला के जो है 60% है। एनर्जी जो है, बिजली हो गई, पेट्रोल हो गया, ये जो है उसका 10-12% टोटल। यानी कि आप ये देख लें, अगर किसी के 50,000 रुपये खर्चा है तो उसका अगर घर में बाइक है तो उसकी 4-5 हज़ार से ज्यादा पेट्रोल की खपत नहीं होती और बिजली का बिल भी 4-5 हज़ार आता है। तो असल जो चीज है वो जो हिट करती है मासेस को, वो करती है फूड प्राइसेस। उसमें जो है काफी हद तक जो है हमने देखा है कमी आई है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। देखिए, आप कह रहे हैं कि खुर्दनी तेल की कीमत बढ़ रही है, इसी तरह से जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो भी आलमी मंडी के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। तो बिलाखिर हमने तो यही देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है फूड आइटम्स की और हर चीज के ऊपर उसका असर दिखाई देता है। तो आपको नहीं लग रहा कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसके इंप्लीकेशंस पेरिशेबल आइटम्स के ऊपर भी होंगे और जो इन्फ्लेशन है मजबूरी तौर पर वो बढ़ती चली जाएगी? देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। टमाटर 400 रुपए किलो से 4 रुपए किलो हो जाता है, फिर 50 रुपए किलो हो जाता है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है जरूर मैटर करती है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई फूड में जो है जो मेजर फैक्टर है वो डिमांड एंड सप्लाई का है। उसमें अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी भी हो और उसकी सप्लाई ज्यादा हो तो वो अंडर कॉस्ट बिकना शुरू हो जाता है। ये तो आपको भी पता होगी ये चीज ना। तो इसमें फूड में ये चीज होती है। नॉन फूड में जैसे अब सरिया हो गया, जो हाई एनर्जी कंज्यूमिंग आइटम है, जिसमें बिजली बहुत ज्यादा लगती है इस्तेमाल बनाने में, उसमें हम देखते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो परमानेंट इंक्रीज होती है, उसमें इस तरह का डिक्लाइन नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब आपके वक्त के लिए। माहिर इक्तिसादी अमूर मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे। बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई की शरह मजीद कम होगी और रिटेन भी रह पाएगी। बाहर कैफ क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि फौज ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा है। बड़ा आम सवाल है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक ऐसा मुल्क जहां 50 बरस तक फौजी हुकूमत कायम रही, सिर्फ 10 बरस कबल वहां जमहूरी हुकूमत कायम हुई। 10 साल तक बजाय जमहूरियत के ज़ेरे असर रहने वाले म्यांमार में एक बार फिर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। अपनी तमाम उम्र जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाली आन सांग सूची को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2010 में आन सांग सूची को कैद से रिहाई मिली। दुनिया भर में उन्हें तकरीम दी गई, बड़े बड़े ऐवानों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए, उन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया गया। लेकिन 2015 में
इसी जमहूरियत पसंद लीडर ने फौज के साथ समझौता किया, कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिसके बाद उनकी पार्टी को इक्तदार मिला। उनके दौरे हुकूमत में फौज के पास 1/4 वजारतों का कंट्रोल रहा। उन्हीं के दौर में 7,40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से निकाल दिया गया। उन्हीं के दौर में बर्री अफवाज ने मुसलमानों की नस्ल कुशी की, लेकिन आन सान सूची ने फौज की हर तरह से हिमायत की। वजारतों से लेकर अहम महकमों तक का कंट्रोल फौज के हाथ में रहा। जमहूरियत पसंद लीडर को फौज ही में अपनी बका दिखाई देने लगी। लेकिन नवंबर 2020 में आम इंतखाबात हुए। सूची की पार्टी ने 80% से ज्यादा नशस्तें जीती। सवाल यह पैदा होता है कि सूची, जो कि फौज की हिमायत से इक्तदार में आई, फौज की खातिर जिन्होंने अमन का नोबेल इनाम कुर्बान किया, फौज के हर बुरे कदम पर उसका साथ दिया, इस सब के बावजूद उनकी हुकूमत ऐन पार्लियामान के पहले इजलास के वक्त खत्म क्यों कर दी गई? इस बार बर्री अफवाज ने आन सान सूची की बजाय हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ दिया। फौज की हिमायत ही हिज़्ब इख्तिलाफ की शिकस्त का बाइस बनी, क्योंकि बर्री अफवाज जमहूरियत को मजबूत करना चाहती थी। यही वजह थी कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने आन सान सूची पर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम आयद किया। ये इल्जामात दरअसल फौज की जानिब से लगाए गए थे, क्योंकि बर्री अफवाज को शिकस्त पर सख्त निदामत का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं इल्जामात के बाद फौज ने एक बार फिर इक्तदार पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमात USDP बगावत को जमहूरियत की बका करार दे रही है। आन सान सूची ने मसलहत से काम लेते हुए रोहिंग्या मुसलमानों को हुकूक दिलवाने के लिए कुछ नहीं किया था। वो फौजी जर्नैलों को खुश करके इक्तदार में हिस्सा हासिल करना चाहती थी। मुख्तसर मुद्दत की हुकूमत के बदले उन्हें सारी दुनिया में जिल्लत का सामना करना पड़ा। जिन ऐवानों में जमहूरियत की माँ उन्हें करार दिया जाता था, उन ऐवानों से उन पर तनकीद के रजिस्टर चलाए गए। लेकिन आन सान सूची के इक्तदार के खात्मे के बाद यह बात तय है कि बर्री अफवाज के लिए कोई भी सियासी जमात हतमी ऑप्शन नहीं है। वो किसी भी वक्त अपना पासा भी। तवक्को है कि बर्मा में जल्द जमहूरियत बहाल होगी और इक्तदार अवामी नुमाइंदों तक मुंतकिल हो पाएगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।